हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, जो कि फोर्थ चैप्टर होता है फिज़िक्स में, 11th फिज़िक्स में। 11th फिज़िक्स में तुमको एनसीईआरटी में भी ये फोर्थ चैप्टर मिलेगा और एचएससी बोर्ड में भी है, तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में भी तुमको फोर्थ चैप्टर मिलेगा। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग ने मोशन के बारे में कुछ पढ़ा है, जैसे हम लोग ने मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन पढ़ लिया है, राइट। तो ये सब चीज़ों में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन के बारे में ज़्यादा बात किया, मतलब उसी के बारे में बात ही है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या हाल चाल है या डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या हो रहा है, उसमें वेलोसिटी कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको हम लोग, या वेलोसिटी का क्या सिचुएशन है, फिर एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, ये सब चीज़ें हमने बात की हैं। और ये 3 क्वांटिटीज़ जो होती हैं मोशन की, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज काइनेमेटिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हमने अब तक काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन पूरा डिस्कस कर लिया है। ये जो चैप्टर है, जो अपना लॉज ऑफ मोशन है, यहाँ हम करते हैं डायनेमिक्स ऑफ द मोशन। डायनेमिक्स ऑफ द मोशन मतलब हम ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिनके वजह से मोशन स्टार्ट होता है। जैसे अब तुम देखो तो डिस्प्लेसमेंट के वजह से मोशन नहीं है, मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मोशन है तो वेलोसिटी है, मोशन है तो एक्सेलरेशन है, इजंट इट। कोई बॉडी एक्सेलरेटेड होता है तो एक्सेलरेशन आता कहाँ से ये अपने को नहीं पता है, बस हम देखते हैं बॉडी को मूव करते हो तो हम बोलते हैं हाँ इतना इतना एक्सेलरेशन है, इतना इतना वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। हम उसके रीज़न के पीछे कभी नहीं जाते हैं वो चैप्टर्स में, काइनेमेटिक्स में। बट इन डायनेमिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉज ऑफ द मोशन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी डायनेमिक्स ऑफ द मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ द मोशन में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ द मोशन। ध्यान से समझ लो चैप्टर का एम क्या होता है, हमको कॉज ऑफ द मोशन समझना है। एक बार मोशन का कॉज समझ में आया तो मोशन के कॉज से रिलेटेड या मोशन के कॉज के वजह से मोशन में और क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको कॉज का आइडिया दे देता हूँ या रीज़न बिहाइंड द मोशन का आइडिया दे देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल कैसे मूव करेगा, क्या रीज़न होगा, रीज़न होगा इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा, ये नो। या तो कोई इसको किक करे या तो कोई इसको किक करे किसी एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में। जब तक इसको किक नहीं मिलेगा तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा ना, यस और नो। तुम बोलोगे सर बिना किक किए भी मोशन स्टार्ट करा सकते हैं, इसको ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रख दो और ऐसे छोड़ दो, ये जाएगा, हाँ जाएगा। बट इस केस में भी इस पर फोर्स होगा ना, कौन सा फोर्स, ग्रेविटी। ये देखो ग्रेविटी इधर लग रही है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इसको इधर नीचे खींचेगा। मतलब जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा, इनफैक्ट स्टॉप भी नहीं होगा। तुमको अगर याद आ रहा हो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, तो चैप्टर का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, जहाँ हम लोग चैप्टर के डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। अब मैं तुमको डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हम लोग क्वांटिटीज़ जैसे फोर्स, राइट, वर्क, देन एनर्जी, देन मोमेंटम, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, टॉर्क, ये सब चीज़ों पे। मतलब अब तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यहीं तक लिमिटेड थे ना। अब ऐसा नहीं है, अब हम फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्वांटिटीज़ का बात करेंगे, इम्पल्स, ये सब क्वांटिटीज़। मतलब जब कॉज ऑफ द मोशन, देखो ये सब किसकी वजह से आता है, फोर्स के वजह से आता है ना। फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे तो कुछ वर्क होता है बॉडी का, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, कुछ मोमेंटम आता है बॉडी में, कुछ टॉर्क अप्लाई होता है, ये सब चीज़ें। सो कॉज ऑफ द मोशन की वजह से जो भी क्वांटिटीज़ आती हैं सिस्टम में, उनके स्टडी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ द मोशन, राइट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ द मोशन। देखो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रूरी था, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा समझो ना क्यों हम लोग कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन, विच आर नन अदर दैन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। 3 लॉज ऑफ मोशन है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए मतलब पढ़े होंगे तुमने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, कहीं तो तुमने देखा ही होगा ना ये लॉज ऑफ मोशन। तो ये इतने फेमस हैं कि कहीं ना कहीं तो तुम पढ़ ही लेते हो, मतलब तुम्हारे सिलेबस में भी होता ही है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेट्स सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके फर्स्ट लॉ, चलो कोई बताएगा फर्स्ट लॉ। खैर मैं क्लासरूम में तो हूँ नहीं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स सुन सकूँ, बट मुझे कमेंट्स में बता दो कि क्या है फर्स्ट लॉ। अगर मेरे हिसाब से जाएं तो फर्स्ट लॉ इज़ बेसिकली अ लॉ विच टेल्स कि कोई बॉडी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका मोशन स्टार्ट या स्टॉप नहीं होगा, राइट। इनफैक्ट उसका साइज और शेप भी चेंज नहीं होता, करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट, अभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, एवरी ऑब्जेक्ट
tends to be in the state of rest or state of यूनिफॉर्म मोशन। वर्ड्स पे ध्यान देना, ये सब वर्ड्स तुमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। यूनिफॉर्म मोशन तुमने पढ़ा है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force is applied. Okay, so the first law says every object tends to be in the state of rest or the state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई एक फुटबॉल है वो रेस्ट पे है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये फुटबॉल रेस्ट पे है, तो ये फुटबॉल मोशन अपने आप स्टार्ट नहीं करेगा, ये तो सबको पता है ना। ये मार्कर को मैं इधर रखा हूँ, मार्कर ऐसे पड़ा है, जब तक इसको ऊपर पुश ना करूँ या नीचे छोड़ू ना गिरने के लिए, तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा ना। यस और नो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। मतलब जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट स्टॉपिंग? जैसे सोचो ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ओके, एक इनिशियल मोशन इसके ऊपर है, कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है ये, तो जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, या तब तक ये अपना मोशन को चेंज नहीं करेगा, राइट। इट टेंड्स टू बी इन दिस स्टेट, इसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो इट्स लाइक कि एक फुटबॉल को कोई लेट्स जस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग छोड़ दे, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो बोलोगे ऐसा तो नहीं होता है सर, अगर कोई फुटबॉल को किक करे तो थोड़ी दूर जाके फुटबॉल रुक जाता है ना। क्यों रुक जाता है? फोर्स लगता है रोकने के लिए। कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो बॉल मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो ये वाला फ्रिक्शन वो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, जो इसका स्टेट को चेंज कर रहा है। यस और नो? तो ये स्टेट चेंज के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग फोर्स के बारे में आइडिया लेते हैं कि फोर्स है क्या एक्चुअल में। हम लोग फोर्स को सिंपली डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ पुश और पुल, राइट। अब ये पुश और पुल कर क्या क्या सकता है उसके बारे में बात करो। देखो, फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पुश और पुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पुश और पुल। ये पुश और पुल करता क्या है? विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। मतलब जब भी फोर्स अप्लाई होगा ना, तो इन सब में से कोई एक इफेक्ट या कोई दो इफेक्ट्स या कंबाइंड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो हो सकता है बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए, या हो सकता है बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो, या हो सकता है बॉडी का साइज या शेप चेंज हो, राइट। तो साइज या शेप बहुत कम केसेस में चेंज होता है, मतलब यूजुअली चेंज होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये वॉल को एक हथौड़े से मारूं तो साइज शेप चेंज नहीं होगा, शेप तो चेंज हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा वॉल, राइट। तो शेप चेंज होता है, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वी आर अप्लाइंग। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हम फुटबॉल को किक करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि फुटबॉल का शेप चेंज हो जाता है, फुटबॉल का शेप नहीं चेंज होता है ना। तो ये केस में शेप नहीं चेंज हो रहा, तो हम लोग इस केस का बात ही नहीं करेंगे जहाँ पे शेप चेंज हो। हम लोग बेसिकली उन्हीं केसेस का बात करेंगे जहाँ शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, अगर शेप में चेंज आता है तो उसको हम आइडियली ट्रीट करेंगे कि शेप चेंज होने से कुछ अपने लॉज में प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म प्रॉपरली। जैसे मैंने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट ऑफ रेस्ट तो सबको समझता होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई डाउट नहीं है, बॉडी मोशन में नहीं है, सिंपल। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब याद करो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या? वेलोसिटी दो चीज़ें होती है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। मतलब बॉडी अपना स्पीड भी चेंज नहीं करेगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा जब तक एक फोर्स नहीं अप्लाई होगा। इसको कैसे समझोगे? सपोज तुम एक साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो बाइक को अगर टर्न लेना है तो तुमको हैंडल के थ्रू फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना व्हीकल पे, अदरवाइज तुम कांस्टेंट स्पीड से चलाए जा रहे हो, जब तक टर्न नहीं करोगे तब तक वो टर्न खुद से थोड़ी लेगा, राइट। सो यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। यूनिफॉर्म मोशन स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन स्टेट का मतलब होता है बॉडी
एक फिक्स स्पीड से एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है। ओके फाइन। अब ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात कर लेते हैं। ये जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखूँ तो क्यों नहीं? देखो फोर्सेज है ना नेचर में दो तरीके से होते हैं, एक अनबैलेंस्ड होता है, एक बैलेंस्ड होता है। बैलेंस फोर्स जब भी बॉडी पे लगता है ना तो वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। कैसे? जैसे देखो ये मार्कर को मैं दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस से खींचूं तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। मतलब यही इमेजिन करो, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये ब्लॉक पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस है ना, इनको बैलेंसिंग हो गया है एक दूसरे से, दे हैव बैलेंस्ड ईच अदर आउट। तो अब ये ब्लॉक कहीं नहीं जाता है। जैसे ये पेन का वेट इसको नीचे खींचना चाहता है तो मेरे हाथ से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो ऊपर की तरफ है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परफेक्टली कैंसिल कर रहे हैं। मतलब ये बैलेंस फोर्सेज हैं। तो यहाँ मोशन का चेंज होने का कोई चांस नहीं है, या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का कोई चांस नहीं है। समझ में आई बात? तो वैसे ये ब्लॉक भी देखो कहीं नहीं जाता है ना, एक सरफेस पे ब्लॉक रखो तो वो कहीं जाता थोड़ी है, कहीं जाता है क्या? नहीं जाता है ना। किसी के यहाँ से ब्लॉक भाग रहा है तो थोड़ा ध्यान दो, ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके सो दैट्स अब अगर बैलेंस फोर्सेस लगाने से नहीं स्टार्ट हो रहा है मोशन तो अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या है? अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब है ऐसा फोर्स जिसको कोई दूसरा फोर्स कैंसल आउट नहीं कर रहा है, या कुछ रिजल्टेंट इफेक्ट है। मतलब जैसे यहाँ देखो ना, ये बॉल पे फ्रिक्शन इधर की तरफ है बट एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया तो ये फोर्स जब फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो बॉल मूव करने लगेगा, राइट। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा है, ये बैलेंस नहीं है। तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग होता है कि फोर्स बैलेंस नहीं है, या फोर्स का दूसरा कोई अपोजिंग कंटेंट नहीं है, मतलब कोई उसको अपोजिट डायरेक्शन से बैलेंसिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। वेक्टर्स थोड़ा आइडिया रखो, देखो ना, दो वेक्टर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल आउट कर देंगे, फाइन। अब ये जो लॉ होता है ना, ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसको एक प्रॉपर्टी को नाम है एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया की ही वजह से ये सब कुछ होता है, इसलिए ये लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। तो इनर्शिया अगर तुमको पता हो तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a body tends to stay in rest or in state of uniform motion। ओके, या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है बॉडी या तो रेस्ट पे रहना चाहता है बॉडी। तो दोनों केसेस में दो तरह का इनर्शिया भी डिफाइंड होता है। जैसे स्टे इन रेस्ट वाला जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जिसकी वजह से बॉडी सिर्फ रेस्ट में रहना चाहता है, और जिसकी वजह से बॉडी सिर्फ मोशन में रहना चाहता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो रेस्ट वाले बॉडी के पास होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मूविंग बॉडी के पास होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। बॉडी एट रेस्ट, इसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होगा? बॉडी एट रेस्ट के पास प्रॉपर्टी होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया के दो टाइप्स हैं ये, बस और कुछ नहीं, दोनों को कंबाइन करके इन जनरल हम इनर्शिया बोलते हैं। एंड बॉडी इन मोशन, इसके पास क्या होता है बोलो? इसके पास होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, ये क्लियरली विजिबल है या नहीं? नहीं विजिबल है तो मैं फिर से लिखता हूँ, देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट लॉ है जो इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है कि बॉडी का इनर्शिया कैसे ओवरकम किया जाए। तो थोड़ा ये बात याद रखना कि बॉडी में इनर्शिया डिपेंड करता है उसके वेट पे या मास पे, नॉट एक्चुअली वेट, मास पे डिपेंड करता है। मतलब ये पेन है ना, ये पेन के पास इनर्शिया है तो ये पेन को उठाना ईजी है, मतलब इसका इनर्शिया ओवरकम करना ईजी। ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता था, मैंने इसको ईजिली उठा लिया, राइट। सपोज करो 10 kg का एक ब्लॉक है, 10 किलो का एक सपोज वेइंग वो है जो भी, बट खरा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सपोज जैसे 10 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का पत्थर है, उसको मुझे उठाना है तो वो इतना इजीली मैं उठा नहीं सकता। उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इतना इजीली वो मूव नहीं करने लगेगा। सपोज इसको उठाने के लिए मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 किलो वाले ब्लॉक को उठाने के लिए भी 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा क्या? नहीं।
तो जितना मास बढ़ता है उतना इनर्शिया बढ़ता है। तो इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है ना वो मास की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? मास के वजह से आती है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ ड्यू टू मास। और मास एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इनहेरेंट है, वो हर चीज़ में होता ही है ना, हर चीज़ का मास तो होता ही है क्योंकि हर एक चीज़ मैटर से बना है, राइट। सो मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर या कंटेंट ऑफ मैटर। तो हर एक चीज़ जब मैटर से बना है तो हर एक चीज़ में मास है, और मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया भी कैसा प्रॉपर्टी? इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है तुम इसको निकाल नहीं सकते बॉडी से। ये ऐसा नहीं है कि तुम इसको बॉडी से निकाल दोगे, नहीं, वो इनर्शिया रहेगा ही। जब तक बॉडी में मास है तब तक इनर्शिया रहेगा। आई होप सबने नोट डाउन किया होगा ये। मैं थोड़ा इनर्शिया के बारे में और बता देता हूँ। देखो मैं तुमको क्यों इतना इनर्शिया पे फोर्स कर रहा हूँ, क्यों इतना समझा रहा हूँ इनर्शिया के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे MCQs आते हैं। मतलब इनर्शिया इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या इनर्शिया कैसा प्रॉपर्टी है। सो इनर्शिया इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब समझाना, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको तुम निकाल नहीं सकते, ये रहेगा ही बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब तक मास है तब तक रहेगा, ठीक है। इनर्शिया इज ड्यू टू मास, ठीक है, ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। तो मास जब तक है तब तक बॉडी में इनर्शिया रहेगा, और इनर्शिया रहेगा तो बॉडी ये स्टेट प्रिजर्वेशन चलता रहेगा, मतलब बॉडी अपना स्टेट प्रिजर्व करता रहेगा। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बहुत डिटेल में हम लोग ने किया है। डिटेल मतलब जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सब कुछ हमने देखा है। ओके, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे कम नहीं हुआ है। सो दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ये नोट डाउन कर लिया है होप सबने। मैं साइड हो गया हूँ, देख के नोट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा जाने से पहले हम एक क्वांटिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ जानने के लिए तुमको इनर्शिया जानना ज़रूरी है ना। तो इनर्शिया तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने पहले इनर्शिया बताया नहीं, बट मैं तुमको ये क्वांटिटी के बारे में थोड़ा पहले से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि तुम सेकेंड लॉ अच्छे से समझ सको। जो क्वांटिटी है जो अपने को पढ़ना है सेकेंड लॉ के लिए, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो पहला चीज़ हमको पढ़ना है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो सिंपल डेफिनेशन है, कुछ वो नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, बस यही है तुम्हारा मोमेंटम। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर P से, विच इज़ मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है, ठीक है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड, फाइन, ओके। और क्या मोमेंटम के डायमेंशन वगैरह निकालने हैं तुमको तो निकाल लो। देखो मीटर पर सेकेंड क्या होता है? L1 T-1 और kg के लिए M1, तो ये हो जाएगा L1 M1 T-1। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, फाइन। L1 M1 T-1 इसके डायमेंशंस हो गए। थोड़ा मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, तब तुमको सेकेंड लॉ और अच्छे से समझ में आएगा। मोमेंटम है क्या, मोमेंटम डिनोट क्या कर रहा है, मोमेंटम से हम लोग समझ क्या सकते हैं। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक फुटबॉल है, ठीक है। ये फुटबॉल का मास है 10 या 100 ग्राम्स, ठीक है। 100 ग्राम्स का फुटबॉल है, या तुम बोलोगे 100 ग्राम्स का कौन सा फुटबॉल होता है सर? चलो 1 kg का फुटबॉल है, फाइन। ये 1 kg का फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल सपोज कर लो स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स जस्ट से इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा व्हीकल है, व्हीकल मतलब ट्रक ले लो या जो भी, जैसा भी व्हीकल तुम समझ सकते हो। सपोज एक व्हीकल है और ये व्हीकल का मास लेट्स जस्ट से 500 किलोग्राम है, ओके, दिस इज़ 500 किलोग्राम, और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मतलब इसका स्पीड इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ओके। या तुम और स्पीड को कम कर लो, चाहिए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट फाइन, लेट्स कीप इट 0.5 मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। तो अब अगर तुमको कोई पूछे कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो तुम देखो ध्यान से, तो मोमेंटम निकालने के लिए तुमको मास इंटू वेलोसिटी करना है ना। तो ये 1 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये देखो 500 इंटू 0.5 यानी हो जाएगा 250। तो ये वाला भले कम स्पीड से चल रहा है बट इसका मोमेंटम ज़्यादा है। और मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन। ये तुमको मैं एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ मोमेंटम का, ये तुम्हारा इंट्यूशनल डेफिनेशन है। मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन,
और अमाउंट ऑफ मोशन सिर्फ स्पीड से कैलकुलेट नहीं होता है, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, या मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से कैलकुलेट होता है कि कितना मोशन है बॉडी में। तो तुम समझ लो ये ट्रक अगर बहुत ही स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो भी ये ज़्यादा डैमेज करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस फुटबॉल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे यही एक फुटबॉल है और ये फुटबॉल का मास है 1 किलोग्राम। ओके, ये फुटबॉल का मास है 1 किलोग्राम और ये फुटबॉल जैसे आपकी इस बार बहुत ज़्यादा स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ओके, दूसरे जगह मेरे पास एक छोटा सा बुलेट है, ध्यान दो, एक बुलेट है बहुत छोटा सा। ये बुलेट का मास जैसे 10 ग्राम्स है। ओके, 10 ग्राम्स का बुलेट लिया है मैंने। ओके, और इसकी वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ जैसे 10 ग्राम्स, या सपोज़ ठीक है हम लोग ले लेते हैं 100 ग्राम्स का, इतना हल्का तो बुलेट होगा नहीं। सपोज़ 100 ग्राम्स की बुलेट है, एक 100 ग्राम्स, और ये बुलेट मूव कर रही है जैसे 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब देखो ये वाला मास हेवी है, ये ज़्यादा हैवी है, बट ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो मोमेंटम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मोमेंटम इसमें ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। समझ में आया क्या बोला मैंने? इज़ इट और इज़ इट नॉट? इतना ज़्यादा स्पीड रखने पे ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सपोज इसको 2 ही लेते हैं, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और ये 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो देखो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अगर मैं मोमेंटम निकालूं तो इसका मास भले छोटा है बट डैमेज ये ज़्यादा करेगा क्योंकि इसमें मोशन ज़्यादा है। कैसे? इसमें मोमेंटम निकालो, इसमें मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा किलोग्राम 1 × 2 दैट इज़ 2 kg मीटर पर सेकेंड, और इसमें मोमेंटम निकालो कितना हो जाएगा, ये 0.1 × 200 यानी ये आ जाएगा मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इससे, ये वाला बुलेट का मोमेंटम इससे 10 गुना ज़्यादा है, मतलब बुलेट ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब मोमेंटम अगर मैं निकालूं या अमाउंट ऑफ मोशन निकालूं तो बुलेट में ज़्यादा है। ओके, अब ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे केसेस होंगे। अब जैसे यही फुटबॉल का वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होता फुटबॉल का वेलोसिटी, तो इसमें मोमेंटम ज़्यादा आ जाता, सिंपल एज दैट। ये सुन लो, साइकिल, ट्रक, ये सब कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे साइकिल है जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है और ट्रक है जो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, फिर भी डैमेज ट्रक ज़्यादा करेगा। भले ट्रक स्लो है बट ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा करेगा। मतलब एनर्जी हिट करने पे ट्रांसफ़र होती है ना, तो वो ट्रांसफ़र ज़्यादा एनर्जी करेगा, इसलिए मोमेंटम। ये मोमेंटम के बारे में हम लोग बात करते हैं। और मोमेंटम का डायरेक्शन अगर तुम देखो तो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखना, मोमेंटम इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टोरिकली ये इक्विवेलेंट है ना। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो मास का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, ठीक है। आई होप सबको मोमेंटम समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे, जिस पे हम डिटेल में मोमेंटम का चेंज देखेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम इज़ अमाउंट ऑफ मोशन। चलो अब हम जा रहे हैं सेकेंड लॉ की बात करने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस, ज़्यादा आवाज़ आता होगा आई गेस तुमको व्हीकल्स का। एक्चुअली मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो ये जो विंडो है, ये जो रूम है, रूम का विंडो रोड साइड पे है, तो दैट्स वाई वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप तुमको क्लियरली सुनाई पड़ रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात करते हैं। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो इसलिए लीनियर मोमेंटम तुमको बताया कि लीनियर मोमेंटम का चेंज का ही बात करता है सेकेंड लॉ। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the external force or external unbalanced force applied, okay, and this change takes place
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या करता है, वो फोर्स डायरेक्ट रेट में मोमेंटम को चेंज करता है। मतलब किसी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज डिपेंड करेगा उस पर कितना फोर्स लगाया गया उस पर। देखो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। और ये जो चेंज होता है मोमेंटम का, वो कौन से डायरेक्शन में होता है? दिस मोमेंटम चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज भी आएगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, जैसे ये एक फुटबॉल है, ठीक है, और ये फुटबॉल रेस्ट पे था। अब अगर मैं इस पर ये डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इसके पास ये डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाएगा। ये सुनो, बोलो, इसका कुछ मास है m, और अगर मैंने फोर्स लगाया तो इसके पास वेलोसिटी आया। जैसे ही वेलोसिटी आया, मास इनटू वेलोसिटी, इसके पास मोमेंटम आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट द मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज। इट सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझ लो इसको अच्छे से। ये फोर्स मैं ज़्यादा लगाऊं तो इसके पास ज़्यादा स्पीड आएगी, तो मोमेंटम ज़्यादा आएगा। मतलब मोमेंटम जीरो से ज़्यादा बढ़ गया ना, तो चेंज ज़्यादा हो गया। तो चेंज जितना ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा उसके एक्सटर्नल फोर्स पे। इज दैट क्लियर? मोमेंटम चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स पे। और वो चेंज, देखो, मोमेंटम पहले जीरो था, अब किस डायरेक्शन में मिला मोमेंटम? इस डायरेक्शन में मिला ना, और इसी डायरेक्शन में तुमने फोर्स भी लगाया। तो चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है। इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, सो दिस लॉ इज रिप्रेजेंटेड, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ये तुमको मालूम है। रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव से दिखाते हैं ना, तो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और रेट ऑफ चेंज है, मतलब टाइम के साथ क्या रेट है या टाइम के साथ कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये सेकेंड लॉ मैथमेटिकली लिखा गया है, ये स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ से जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो आई गेट dp/dt इक्वल्स टू फोर्स। प्रोपोर्शनैलिटी हट के कांस्टेंट कहाँ गया? कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। ये जो सिस्टम है इसमें जो कांस्टेंट आता है वो SI सिस्टम और CGS सिस्टम के लिए 1 होता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, K विच इज़ 1 विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इस लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है उसका वैल्यू 1 होता है, ओके। ये याद रखना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू 1 होता है, और ये SI और CGS दोनों सिस्टम्स के लिए है। सो फाइनली हमको मोमेंटम के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला मिला है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो थोड़ा क्या मिलेगा। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, मोमेंटम की जगह सब्स्टिट्यूट करो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी ना, इज दैट करेक्ट? अब देखो, जब भी हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाते हैं हम ये समझ के चलते हैं कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है। फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल का मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना, मास तो नहीं चेंज होगा ना, यस और नो। अगर एक लेजेस से एक खीला तुमने ठोका दीवार में तो उसका मास तो चेंज नहीं होता ना खीले का। नेल का मास नहीं चेंज होता ना। कहीं पे भी तुम फोर्स लगा रहे हो, कहीं पे भी, सपोज तुमने एक बॉल को हिट किया वॉल पे, जैसे भी तुमने फोर्स लगाया, तुम कभी भी मास नहीं चेंज करते हो, मतलब इन जनरल अपने डे टू डे लाइफ में। सो अगर मास कांस्टेंट है, दैट इज इफ m डज नॉट चेंज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आएगा यहाँ से। इफ मास डज नॉट चेंज, तो मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और ये तुमने देखा है पिछले चैप्टर में, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि बहुत फेमस एक्सप्रेशन है न्यूटन्स लॉ का, ये तुमने देखा हुआ है बार बार, राइट। तो F इक्वल्स टू ma सेकेंड लॉ से आता है, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको बोले यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ डिराइव और शो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2 मार्क के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये तुम्हारा लॉ है, ठीक है। इसमें तुम मोमेंटम का वैल्यू डालो और मास कांस्टेंट कंसिडर करके ये तुम्हारा फॉर्म मिल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब ये एक स्पेशल केस है जहाँ मास चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसा स्पेशल केस हर जगह पे होता है। हर जगह पे मतलब अपने डे टू डे लाइफ में तो ऐसा ही होता है।
हाँ, मास कहीं कहीं चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है? रॉकेट प्रपल्शन में। मतलब जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होता है तो मास चेंज होता है। जब ऐसा केस आता है तो वहाँ पे मास को हम लोग बाहर नहीं ले सकते डेरिवेटिव के। तब क्या होगा? तब हम लोग देखेंगे, अभी ये तुम लिख लो उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, ज़रा तुम ठीक से देखो तो फोर्स का अमाउंट निकाल लिया। अगर हमको मास पता हो और वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हुई ये पता हो तो हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो अभी मैं दोनों लॉज के बारे में समरी देता हूँ तुमको, तब तक ये नोट डाउन करो, पॉज करके कर लो नोट डाउन। चलो नोट डाउन कर लिया होगा सबने। हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या। देखो फर्स्ट लॉ अपने को क्या बताता है? फर्स्ट लॉ हमको बताता है कि फोर्स करता क्या है ना, कि फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, करेक्ट। सेकंड लॉ हमको बताता है कि जब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है तो कितना चेंज होता है। मतलब फर्स्ट लॉ हमको फोर्स का प्रॉपर्टी बताता है, सेकंड लॉ हमको फोर्स का वैल्यू बताता है। समझ में आई बात? वैल्यू मतलब क्वालिटेटिव, उसका मेजर कितना है, सॉरी नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मतलब हमको उसका मेजर बताता है कि इतने अमाउंट में है फोर्स। समझ में आई बात? तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? हमको क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। सेकंड लॉ हमको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको एमसीक्यूज में पूछ देता है कि फर्स्ट लॉ गिव्स विच डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ नोट की तरह। मार्कर तो गिर ही रहा है, ग्रेविटी भी सुबह से ज़ोर में है। देखो फर्स्ट लॉ इट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ओके, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मतलब ये फोर्स का प्रॉपर्टी बताता है, फोर्स का डेफिनेशन देता है, बट इन क्वालिटेटिवली, इतना नहीं, ये नहीं बताता कि कितना चेंज करेगा। वेयर एज सेकेंड लॉ इट गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। कौन सा डेफिनेशन देता है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, मतलब वैल्यू बताता है कि अगर चेंज होगा तो कितने अमाउंट में चेंज होगा, ठीक है, फाइन। अब हम लोग बात करते हैं, देखो हमको क्या मिला? हमको मिला है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, करेक्ट, फाइन। चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट। इफ मास इज कांस्टेंट, फिर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक भी ठीक है। दूसरा केस देखो, इफ m इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट मतलब जब ये चेंज होता है इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन। देखो रॉकेट प्रोपल्शन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका फ्यूल खत्म होता है ना, मतलब उसका फ्यूल बर्न होता रहता है, और फ्यूल जब बर्न होता है तो उसका मास चेंज होता है। जब उसका मास चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मास का केस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन में मास हम लोग बाहर ना ले पाएंगे, और जब मास बाहर नहीं आएगा, मास वेरिएबल हो जाएगा, तो डेरिवेटिव दोनों का करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये मास क्या है? मास एक फॉर्म फंक्शन हो गया, दूसरा ये फंक्शन, दोनों टाइम पे डिपेंडेंट है ना, मास और वेलोसिटी। तो ये u इंटू वी रूल लगेगा, यानी ये हो जाएगा मास टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ मास। ये आया एक्सप्रेशन, या ये आया कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ओके। और ये जो है दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ओके, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये कंप्लीट फॉर्म है, मतलब जहाँ पे मास चेंज होने लगता है तो ये पूरा फोर्स का वैल्यू ऐसे मेजर करते हैं। मास चेंज होने के लिए एक फार्मूला भी है, अगर मैं तुमको बताऊँ, मतलब रॉकेट का मास चेंज होने का तो फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, इन जनरल कोई ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसके स्पीड की वजह से भी उसका मास चेंज होता है। ये बात याद रखो, स्पीड की वजह से भी मास चेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास चेंज। तो रिलेटिविस्टिक मास चेंज के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेटिविस्टिक मास चेंज।
जब कोई बॉडी किसी स्पीड पे मूव कर रहा है और वो स्पीड बहुत हाई हो जाए, बहुत हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जब कोई बॉडी ट्रैवल करने लगता है, तो उसका जो मास होता है दैट इज़ गिवन बाय m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे m0 क्या है? m0 है रेस्ट मास, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होता है तब उसका मास कितना होता है। v क्या है? v है स्पीड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट, जो सबको पता है। तो यहाँ ये 3 वेरिएबल्स हैं जो डिसाइड करते हैं बॉडी का मास क्या होगा अगर बॉडी मोशन में जाएगा। तो जब बॉडी मोशन में जाता है तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तुमको मालूम होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना हाई होता है स्पीड। जब 3 × 10⁸ है, तुम सोचो तुम्हारा कोई बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ये 5 और 3 × 10⁸, देखो डिनोमिनेटर में जब जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, बट 3 × 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻16, तो डिनोमिनेटर और ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब ये नंबर एकदम ज़ीरो हो जाता है, कम्प्लीटली ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बाद डेसिमल के तुम्हारे पास 15 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, है ना। तो वो 15 ज़ीरोज़ का कोई सिग्निफिकेंस मतलब वो 15 ज़ीरोज़ वैल्यू कुछ बताएंगे नहीं ना, वो वैल्यू ज़ीरो के एकदम ही करीब है। तो 1 माइनस 0 विल बी 1 और मास चेंज नहीं होगा, m आ जाएगा m0 के इक्वल। बट वहीं पे अगर ये स्पीड बढ़ने लगे, मतलब सपोज ये स्पीड जैसे हो जाए लेट्स जस्ट से 50% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वो केस में ये जो रेशो होता है वो ज़ीरो नहीं रह जाता है, अब ये रेशो कंपैरिजन में आ जाता है। तो जैसे ही चीज़ों का स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आता है तो ये रेशो ज़ीरो ना होके यहाँ कुछ नंबर आने लगेगा और 1 माइनस दैट नंबर विल गिव यू अ नंबर लेस देन 1। तो कोई भी क्वांटिटी को लेस देन 1 से डिवाइड करो तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, तुमको पता होना चाहिए ये चीज़। जैसे मैं 5 को 0.25 से डिवाइड करूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20, क्यों? क्योंकि 0.25 होता है 1/4 और 4 ऊपर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, मतलब वैल्यू देखो बढ़ रहा है ना। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर 1 से छोटा होता है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, ओके। 1 से बड़ा होगा, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर में जब नंबर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, न्यूमरेटर से छोटा होगा और 1 से भी छोटा होगा तब वैल्यू न्यूमरेटर की बढ़ने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी डू नॉट अप्लाई दिस लॉ, या ये न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये हाईली मूविंग या हाई मूविंग फास्ट मूविंग चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कोई प्रोटॉन है एक्सेलरेटेड है 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या इलेक्ट्रॉन है 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उस पर न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पे मास चेंज होने लगेगा, जब मास चेंज होने लगे तो मास ऐसे रिलेटिविस्टिकली चेंज होता है। सो दैट्स व्हाट वी कैन नॉट डू, मतलब ये फॉर्म तो हम लोग वहाँ लगा ही नहीं सकते, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बट इतना अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो मोशन होता है ना, ये क्लासिकल मोशन है पूरा, ये क्लासिकल पिक्चर ऑफ मोशन है, रिलेटिविस्टिक पिक्चर नहीं है। आइंस्टाइन ने पूरा रिलेटिविस्टिक पिक्चर दिया, आइंस्टाइन ने बोला रिलेटिविटी के हिसाब से मोशन इस तरीके से होता है। जब रिलेटिविस्टिक केसेस में हम लोग जाते हैं तो मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये अपना क्लासिकल मोशन का बात है पूरा, ओके। आई होप सबको समझ में आया ये मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो मोमेंटम का चेंज भी ऑपोजिट आ जाएगा। जैसे देख लो, मैं अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रहा था u, ठीक है। अब तुमने इस पर एक फोर्स लगाया ऐसे F फोर्स, तो इसके वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ गया और इसका वेलोसिटी हो गया v। अब ज़रा ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी फाइनली माइनस वेलोसिटी इनिशियली। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर फोर्स ऑपोजिट लगाया होता, सोचो जैसे ये फोर्स अगर ऐसे होता इस डायरेक्शन में, तो अब ये v u से छोटा होता ना, हाँ या ना। कोई फुटबॉल मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे तो हो सकता है वो रुक जाए या तो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगे। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगा दिस विल बी लेसर दैन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये नंबर अभी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव फोर्स क्या चेक करेगा? नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम लाएगा।
पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम। पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स होता क्या है? पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स मतलब जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स है तो वो पॉजिटिव, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो फोर्स नेगेटिव, बस इतना ही। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। एवरीथिंग तो नहीं बोल सकते, बहुत कुछ है न्यूटन सेकेंड लॉ में, बट अपने को न्यूटन सेकेंड लॉ जितना एक्सप्लेन करना उतना हम लोग ने कर लिया है। ये वापस घूम के आएगा, परेशान मत होना। घूम के मतलब वापस अपने को न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ना है, जहाँ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बात करेंगे। अरे अभी देखो एक बाकी है ना, थर्ड लॉ। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टैग मैंने मिटा दिया। ऐसा ही होता है, थर्ड लॉ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हम लोग, बट तुम लोग इंपॉर्टेंस दो क्योंकि थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल सा बट काफ़ी मीनिंग है उसमें। देख लेते हैं क्या है थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकेंड लॉ होने के बाद लगता है अरे थर्ड लॉ तो क्या ही है, देख लेते हैं, कुछ नई चीज़ें आएंगी थर्ड लॉ में भी। देखो आज सीख लो। आई होप तुमको समझ में आ रहा है जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कुछ डाउट रहता है तो मुझे बताया करो, अगर समझ में आता है अच्छे से तो वो भी मुझे बताया करो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। चलो, न्यूटन 3 लॉज बनाए थे, 3 लॉज में पूरा मैकेनिक्स हो जाता है, मतलब 3 लॉज अप्लाई करो क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा। बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स को बहुत तरीके से समझा गया, जैसे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से समझा गया, लैग्रैंजियन मैकेनिक्स से समझा गया। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे जब तुम आगे जाओगे, जैसे बीएससी एमएससी या इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ तुम वहाँ तुम लैग्रैंजियन मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स लगाओगे, तो वो सब चीज़ें भी हैं। बट बेसिक सबका प्रिंसिपल यही है, सबका जो प्रिंसिपल न्यूटन ने बताया ना, मोमेंटम चेंज का, ये सब एनर्जी चेंज का, वही सब मैकेनिक्स में वही चलता है। तो न्यूटन ने मैकेनिक्स पूरा दे दिया 3 लॉज में। देखो, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? सिंपल एज दैट, जो सबको पता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन आर बेसिकली फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, ठीक है, ये बात याद रखना। फोर्स का डेफिनेशन हमने देखा है, तो ये फोर्सेस ही हैं। बस यही बता रहा है कि जब भी एक फोर्स लगेगा ना तो उसका रिएक्शन फोर्स आएगा ही आएगा, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नेवर अवॉइड अ रिएक्शन फोर्स और यू कैन नेवर प्रिवेंट अ रिएक्शन फोर्स। जैसे ये एक लेट्स से फुटबॉल है, ये फुटबॉल को तुमने इधर फोर्स अप्लाई किया तो ये फुटबॉल इधर मूव करने लगता है, तो ये फुटबॉल भी एक फोर्स इधर अप्लाई करता है और ये फोर्स इसके इक्वल होता है, एफ फोर्स के इक्वल। तुम बोलोगे सर दोनों फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? नहीं कैंसिल होते। क्यों नहीं कैंसिल होते? क्योंकि जो फोर्स तुम फुटबॉल पे अप्लाई कर रहे हो वो फुटबॉल पे है, या जो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो वो फुटबॉल पे है, और जो फोर्स फुटबॉल अप्लाई कर रहा है वो तुम्हारे पैर पे है। तो एक ही बॉडी पे जब दोनों फोर्सेस लगेंगे तो कैंसिल होंगे। जैसे ये पेन को मैं हिट कर रहा हूँ ऐसे, देखो, तो मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो इस पेन पे लग रहा है, बट जो पेन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मेरे हाथ पे लग रहा है। तो तुम हिट करो तो तुमको फील नहीं होता? तुमको भी हिट, जैसे इस पेन को लग रहा है वैसे तुमको भी लग रहा है ना। तुम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ पे भी फील हो रहा है कि हिट हो रहा है। तो वो जो फील है वो दैट इज़ नथिंग बट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम दिस पेन। तो ये पेन रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे ये टेबल पे एक तुमने ब्लॉक रख दिया, ठीक है, एक बुक रखा है या एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, तो इसके इक्वल ये टेबल नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। नॉर्मल रिएक्शन इज़ नथिंग बट रिएक्शन फोर्स, इसलिए उसका नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स को ही हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी सरफेस पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे देखो ये बोर्ड पे ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये भी मुझे पुश बैक कर रहा है, मतलब मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से पुश करूँ तो मैं भी पुश बैक हो जाऊँगा। तुम बोलोगे सर एक्टिंग कर रहे हो? एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये होता है। तुम ज़्यादा ज़ोर से दीवार को पुश करने का ट्राई करो, जितना ज़ोर से पुश करोगे उतने ज़ोर से तुम पीछे आ जाओगे। ये रिएक्शन फोर्स है, तुम जो लगा रहे हो वही तुम्हारे पास वापस आ रहा है, बट दीवार की वजह से या वॉल तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये ओवरऑल बोलने का मीनिंग क्या है? बोलने का मीनिंग ये है कि नेचर में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिल रहा है? देयरफॉर फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन
एक्शन रिएक्शन पेयर्स, मतलब एक सिंगल फोर्स कभी तुमको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं देख पाओगे कि एक ही सिंगल फोर्स अप्लाई हुआ, उसका रिएक्शन फोर्स भी तुरंत आ जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स नेचर में रहता है। कभी कभी तुमको पूछ लेता है कि इवन दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, स्टिल वाई डू वी सी मोशन, वाई डोंट दीज टू फोर्सेज कैंसल आउट ईच अदर, क्यों नहीं ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ये, हाँ ठीक है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने इधर फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक चलने क्यों लगता है, वाई नॉट कैंसल द फोर्सेज और वाई नॉट द टू फोर्सेज कैंसल आउट ईच अदर। हमको मालूम है ये फोर्स इधर है तो ये ब्लॉक भी इधर एक फोर्स लगा रहा है ना, और ये दोनों फोर्सेज कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो क्यों नहीं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सेम बॉडी पे लगे हुए फोर्सेज नहीं है, दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट बॉडीज। मैं फुटबॉल को किक करता हूँ तो फुटबॉल पे मैंने फोर्स लगाया है और फुटबॉल ने मेरे पैर पे फोर्स लगाया है, तो एक फोर्स फुटबॉल पे, दूसरा फोर्स मेरे पैर पे है, तो कैंसिल होने का चांस ही नहीं है ना। तो इसलिए फुटबॉल मोशन में जाता है और मेरे पैर को इम्पैक्ट फील होता है। तो दोनों फोर्सेस अपना अपना इफेक्ट इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कोई एक बॉडी है, जैसे कोलिजन का केस ले लो, जैसे ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी फर्स्ट या वन, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है, दोनों हिट करते हैं, ये वाला इस पे इधर फोर्स अप्लाई करता है, सो दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये वाला इधर फोर्स अप्लाई करता है, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F12 इज इक्वल बट ऑपोजिट टू F21। मतलब दोनों फोर्सेस का वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत जगह पर अप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे कोलिजन्स के केस में अप्लाई करेंगे, स्पेशली कोलिजन्स के केस में। जब भी कोलिजन होगा तो दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब तुम बोलोगे सर कोई बॉडी मूव करता है, कोई मूव नहीं करता, जैसे होगा एक चांस, देखो ना, जैसे ये एक बॉडी है और ये एक बड़ा बॉडी है, ठीक है, दोनों आके एक दूसरे को टक्कर मारे तो ये वाला इसको मोशन में नहीं ले जा पाएगा, मतलब इस पर ये फोर्स तो लगाएगा F21, ये बॉडी 2, ये बॉडी 1, और ये वाला इस पर भी फोर्स लगाएगा F12, ये दोनों फोर्सेस सेम भी होंगे बट इस पर तुमको मोशन दिखाई पड़ेगा, इस पर तुमको मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा। लाइक एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक आ रही है और एक साइकिल यहाँ से जा रहा है, साइकिल वाला ज़ोर से दौड़ा के जाता है और ठोक देता है ट्रक को, तो कुछ होगा क्या ट्रक को? नहीं, ट्रक उधर नहीं जाने लगेगा, ट्रक इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और साइकिल वाला भी इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि भले दोनों ने इक्वल फोर्सेस अप्लाई किया है बट इफेक्ट किस पे ज़्यादा है, इफेक्ट उस पे ज़्यादा है जिसका मास कम है। तो फोर्स का इफेक्ट मास कम पे ज़्यादा होता है। भले जब भी फोर्सेस सेम होते हैं ना, जैसे ये जो एक्सप्रेशन हम लोग ने लिखा था ना, F=ma, देखो ये सब तो तुमको पता होना चाहिए अब तक, ठीक है, पता मतलब ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो अपने को मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना, सो इफ F इज कांस्टेंट, मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला केस, दोनों बॉडी सेम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो केस में अगर F कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इसीलिए जितने फोर्स से ग्रेविटी इस पेन को खींच रहा है ना, उतने ही फोर्स से जितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है ना, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से, उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना हैरान होने वाला बात है कि उतने ही फोर्स से ये भी अर्थ को खींच रहा है। हाँ, उतने ही फोर्स से खींच रहा है, बट वो फोर्स अर्थ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। वेयर एज वही फोर्स इस पेन पे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसको तुम छोड़ो तो ये 9.8 के एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, बट अर्थ 9.8 के एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर सेम फोर्सेस। जब फोर्सेस सेम हैं तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है, मतलब मास जितना बड़ा एक्सेलरेशन उतना कम। तो एक्सेलरेशन वर्सेस मास का ग्राफ अगर तुम बनाओ एक सेम फोर्स वाले केस के लिए, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। मास अगर बहुत हाई है तो एक्सेलरेशन बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, और मास अगर बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत हाई। तो मास जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मास जैसे जैसे कम हो रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। समझ में आई ये बात? दूसरा केस देखो, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मुझे दोनों बॉडीज़ पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। जैसे ये पेन हो गया और एक टेबल ले लो, मुझे पेन को भी जैसे 2 मीटर पर सेकंड का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है, टेबल को भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा मास पे। ऑफ कोर्स तुम सोचो एक फुटबॉल है और एक कैनन बॉल है,
दोनों को तुमको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है, सेम फोर्स से तो पॉसिबल नहीं है ना। है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। देखो ये पेन को उठाना ईजी है एज़ कम्पेयर टू ये बॉटल। ये बॉटल का मास ज़्यादा है, देखो ना, ये पेन को उठाना ईजी है। अगर मैं सपोज़ 1 न्यूटन लगा के इस पेन को उठा ले रहा हूँ तो 1 न्यूटन से इस बॉटल को नहीं उठा पाऊँगा, मुझे इसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा फोर्स का मीनिंग क्या है कि ज़्यादा फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि मास पे डिपेंडेंट है फोर्स। तो फोर्स और मास का ऐसा रिलेशन होता है, और इसको तुम प्लॉट करोगे फोर्स वर्सेस मास, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। समझ में आई बात? ये दो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये होता है डिपेंडेंट इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट फोर्स। मतलब जब फोर्स सेम है तब एक्सेलरेशन का बिहेवियर ऐसा होता है, जब एक्सेलरेशन सेम है तब फोर्स का बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब से ये थर्ड लॉ के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझ में आता है कि अगर ये पेन को अर्थ जितने ग्रेविटेशन से खींच रहा है, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से, उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है, बट क्यों नहीं अर्थ चलने लगता है? अर्थ इस पेन के पास चल के क्यों नहीं ऊपर आ जाता है? इसलिए नहीं ऊपर आ जाता है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज। ये 3 लॉज हैं जो हमने डिटेल में कवर किए हैं। ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। हम लोग डिटेल में थोड़ा फोर्सेस को समझेंगे। अभी हम लोग ने फोर्सेस का डेफिनेशन देख लिया, अभी हम लोग फोर्सेस के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उस पर करेंगे। आई होप सबको सारे लॉज अच्छे से समझ में आए। मैंने डिटेल लेक्चर इसलिए बनाया है कि फर्स्ट लॉ से तीनों न्यूटन्स लॉज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, MCQs आ जाएंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल आ जाए, कुछ भी आ जाता है। तो वो तुमको समझ में आना चाहिए, तब तुम आंसर कर पाओगे जब तुमने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है ना। छोटी छोटी बातें जो तुमने आज लेक्चर में देखा है वो सब जब तुमने समझा है तो वो तुमको अच्छे से आंसर लिखने को होगा। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।